Progress. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारे पेज नंबर 129 से 132 को कवर करेगा। इस टॉपिक को करने से पहले आप अपनी बुक खोल लो, पेज नंबर 129, और हाथ में पेंसिल लेके बैठो। जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आप अपनी बुक में मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो साथ साथ। इस टॉपिक में आपकी बुक में जो चीजें दी हैं वो थोड़ा सा कम है, और आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये चीजें आपके प्रैक्टिकल्स में है। आपने प्रैक्टिकल में बाइनरी फिजन इन अमीबा और ये सब टॉपिक्स आप करोगे, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेनेशन वो मांगेंगे, जो बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे बुक में नहीं लिखी है, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन करनी है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अबाउट द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन किया था रिप्रोडक्शन का। तो हमने उसमें बात की थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गेमीट्स नहीं होते। ठीक है, और कैसे उसमें डीएनए की कॉपी बनती है हमने वो भी देखा था, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी बनती है जो डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली द थिंग इज, अब हमें ये समझ आया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स तो है नहीं और एक सिंगल सेल इन्वॉल्व है। अगर इसमें एक सिंगल सेल इन्वॉल्व है तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा फिजन। फिजन का मतलब होता है, फिजन मीन्स टू डिवाइड, डिवाइड होना। फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है, अब फिजन जो है उसका एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाएगा तो वो है एमीबा। फिजन दो टाइप का है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी मीन्स टू, दो, एंड मल्टीपल मीन्स मेनी, मल्टीपल का मतलब है मेनी। राइट, बाइनरी जिसका मतलब दो है, वो दो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो पेरेंट की बॉडी है ना, वो दो डॉटर सेल्स में चेंज हो जाती है, वो टूट जाती है, डिवाइड होती है, और डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाती है। तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, क्योंकि वो दो डॉटर सेल्स बना रही है। कुछ ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं और बहुत सारे सेल्स एक साथ बनाते हैं, और उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। राइट, तो पहले हम बात करते हैं एमीबा की। एमीबा एक इरेगुलर शेप सेल है जो वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। दिस इज फुली ग्रोन एमीबा, पूरा बड़ा हो चुका है, न्यूट्रिशन ले लिया। नाउ दिस एमीबा हैज न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए है। हमने फर्स्ट वीडियो में इस चीज की बात की थी। इसमें है डीएनए। जब ये सेल डिवाइड होने लगेगा वैसे क्रोमेटिन, और जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं एंड सो ऑन, वो हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर ली थी। तो बेसिकली इसका जो डीएनए है उसकी कॉपी बनती है। तो इसके अंदर जो डीएनए होगा उसकी कॉपी बनेगी, और उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। एक डीएनए इस वाले न्यूक्लियस में, एक डीएनए इस न्यूक्लियस में चला जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखना। देन ये न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, अब ये साइटोप्लाज्म जो है सेल का, साइटोप्लाज्म अब ये डिवाइड हो रहा है। यू कैन सी हियर कि ये एलोंगेट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए और ये एलोंगेट हो गया इस साइड पे और इस साइड पे। इस न्यूक्लियस के पास ये एक सेल आ गया, एक सेल यहाँ बन रहा है और एक सेल यहाँ बन रहा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ये दो सेल्स बना देगा जिसे हम बोलेंगे टू डॉटर सेल्स। इसमें ना कुछ नाम है जो आप लिख भी दोगे तो अच्छी बात है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो। जो डीएनए की कॉपी बनती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। जब ये सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है,
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, KAR, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, KARYO, काइनेसिस, KINESIS। काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना और 2 सेल बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म से साइटो, काइनेसिस मतलब डिवाइड होना, साइटोकाइनेसिस। तो ये 3 टर्म्स हैं, रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनना, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवाइड होना, एंड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। आप अपनी बुक में मेंशन कर सकते हो इन टर्म्स को। देन वी हैव बाइनरी फिशन इन लेशमेनिया। लेशमेनिया भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी पहले न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन एमीबा एंड इन लेशमेनिया? एमीबा में इररेगुलर डिवीजन होती है, इसकी कोई प्लेन नहीं होता कि ये वर्टिकली ही कटेगा या ये हॉरिजॉन्टली ही डिवाइड होगा या ये डायगोनली ही डिवाइड होगा। ये किसी भी प्लेन से टूट सकता है और 2 सेल बन सकते हैं, किसी भी प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, किसी भी प्लेन से। तो इसके अंदर कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं होती डिवीजन की। बट अगर हम लेशमेनिया की बात करें ना, तो इसमें एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन है, ये ऐसे वर्टिकली ही ये डिवाइड होगा, ये हमेशा वर्टिकली डिवाइड होगा 2 इक्वल हाफ्स में। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। इसकी एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन है, इट हैज फिक्स्ड ओरिएंटेशन। तो अगर आपसे पूछे फिक्स्ड ओरिएंटेशन वाले का एग्जांपल दो तो लेशमेनिया देना, एमीबा मत देना बाइनरी फिशन में। और अगर एक इरेगुलर प्लेन में डिवीजन होती है, किसी भी प्लेन में डिवीजन होती है इन एनी प्लेन, तो इन एनी प्लेन बोलेंगे तो आप एमीबा दो, ठीक है। और अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं प्लेन के बारे में तो आप जो मर्जी एग्जाम्पल दे सकते हो। सो दिस इज अबाउट द बाइनरी फिशन, कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ। डॉटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज डॉटर ही, फीमेल्स ही अगली जनरेशन को बर्थ देती है। इसमें कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वैसे कुछ मेल फीमेल जैसा नहीं होता एमीबा में या किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। बट क्योंकि ये फिर फर्दर 2 सेल्स बनाएगा, ये फिर फर्दर 2 सेल्स बनाएगा, तो इसको डॉटर बोला जाता है, क्योंकि फीमेल ही अगली जनरेशन को बर्थ देती है। देन वी हैव मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली एक वो है जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में। इसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है, एक टाइम पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे बनते हैं। कैसे होता है? ये है प्लाज्मोडियम, ये अपने बाहर एक लेयर बना लेता है। इस लेयर को हम बोलते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट, ये सिस्ट इस प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, जैसा भी टेम्परेचर हो, पीएच हो, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो, ये उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है ना, बेसिकली ये न्यूक्लियस पहले इसके अंदर डिवाइड होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर हर न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे ये इतने सारे सेल्स हो जाते हैं, मेनी सेल्स हो जाते हैं। और फिर ये सिस्ट की लेयर ब्रेक हो जाती है और ये सारे सेल्स बाहर निकल आते हैं। तो हमें एक टाइम पे बहुत सारे डॉटर सेल्स मिलते हैं। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि अगर, ये तो बात हो गई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, दीज एमीबा, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम, ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल हैं, वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, अब हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, अब फर्स्ट इज रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन करता है स्पाइरोगायरा। ये एक स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है, आप अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको स्पाइरोगायरा ऐसा ही दिखेगा। ये जो स्पाइरोगायरा है, इसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, इट डिवाइड्स इन फ्रेगमेंट्स, ये टुकड़े फ्रेगमेंट्स में टूट गई, टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स फर्दर एक नया स्पाइरोगायरा बना लेंगे।
बेसिकली स्पाइरोगायरा इज अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं, बट एक चीज याद रखना, ये सब सेल्स हैं, बट एक चीज याद रखना कि मल्टीसेल्यूलर है, पर इसके अंदर जो सेल्स है ना वो सब एक जैसे हैं। जैसे हमारे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है ना, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, किडनी के सेल्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, इसके अंदर सेम ही सेल है, सारे सेल एक जैसे हैं, अलग अलग टाइप के सेल नहीं है। तो जब इसकी बॉडी, स्पाइरोगायरा की बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूटती है तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा और उसके अंदर सेम ही टाइप के सेल्स होंगे। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो पहले हम इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। हाइड्रा भी करता है रीजनरेशन से, बट हाइड्रा को आप बर्डिंग में लिखना। प्लेनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको नाम से समझ आ रहा है, रीजनरेट होना, ठीक है। इसमें क्या है कि प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी सबसे पहले आईज बनी थी, आईज आई थी, ठीक है, और फिर ये फीचर बहुत अच्छा था तो ये ऐसे ही रह गया, और देखो अब हमारे में भी आईज हैं, सब एनिमल्स में है। सो एनीवे, वाटर में रहता है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बट मल्टीसेल्यूलर है। प्लेनेरिया की बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूटती है और हर एक फ्रेगमेंट एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। सो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है? फ्रेगमेंटेशन में भी तो यही हुआ था, इसकी बॉडी सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स में टूटी थी और फिर एक फ्रेगमेंट नया प्लेनेरिया, नया स्पाइरोगायरा बना रहा था। और यहाँ भी यही हो रहा है कि बॉडी टूट रही है फ्रेगमेंट्स में और हर एक फ्रेगमेंट एक नया प्लेनेरिया बना रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों अलग अलग नाम दिया गया? द डिफरेंस इज स्पाइरोगायरा में जो सेल्स थे वो सेम टाइप के सेल्स थे, तो जो फ्रेगमेंट्स बने उससे जो नया स्पाइरोगायरा जब ये लॉन्गेट होगा, बड़ा होगा, तो सेम ही टाइप के सेल्स बनाएगा। पर प्लेनेरिया के अंदर जो टाइप ऑफ सेल्स है ना वो डिफरेंट है। दिस इज द हेड रीजन, ये बीच में हमारा एक पार्ट है, नीचे, और यू कैन से दिस इज एलिमेंट्री पार्ट, दिस इज एक्सक्रीशन वाला पार्ट। जब इसकी बॉडी डिवाइड हुई तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। अब इसके पास हेड वाला रीजन है, आईज है, बट एलिमेंट्री पार्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी पार्ट नहीं है, तो वो नए टाइप के सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, नए टाइप के सेल्स बन रहे हैं। तो इसमें नए टाइप के सेल्स बनते हैं जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन में सेम टाइप के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव बडिंग। अगर हम बडिंग की बात करें तो दिस इज हाइड्रा, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में एक छोटी सी बड निकलती है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो इसमें एक छोटी सी बड निकलती है। बड इज लाइक कली, जैसे हमारी उसमें होती है फ्लावर्स में कली बनती है पहले, वैसे ही है ये, एक छोटी सी बड निकलती है। ये बड साइज में बड़ी होती है, न्यूट्रिशन हाइड्रा से ही लेके बड़ी हो जाती है और फिर इससे डिटैच हो जाती है, और ये एक नया हाइड्रा है, ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, एंड दिस इज कॉल्ड बडिंग. So a bud develops an outgrowth due to at one specific site, और फिर ये बड एक टाइनी इंडिविजुअल बन जाता है, फुली मेच्योर हो जाता है जब, तो वो इससे डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगता है. बडिंग बेसिकली यीस्ट भी करता है, ये आपने प्रैक्टिकल्स में किया होगा, आपने स्लाइड देखी होगी. ये यीस्ट है, यीस्ट का सेल डिवाइड होता है, यीस्ट में से भी ये यूनिसेल्यूलर है. यीस्ट एक ऐसी फंगस है, सिर्फ एक अकेली ऐसी फंगस जो यूनिसेल्यूलर है, बाकी फंगस मल्टी सेल्यूलर होती है. तो यीस्ट जो है उसमें एक बड बनती है और वो बड डिटैच हो जाती है और इसे हम न्यू यीस्ट सेल बोल देते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बड डिटैच नहीं होती बल्कि इसमें से और बर्ड्स निकलती रहती हैं और एक लॉन्ग चेन बन जाती है इन यीस्ट सेल्स की. तो आपको माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है. और ये भी मल्टी सेल्यूलर नहीं है, ये बर्ड्स सेल्स 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 आपस में जुड़ गए हैं बस, और ये कभी भी अलग हो सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि ये बर्ड्स इनिशियली ही स्टार्टिंग में ही अलग हो जाए. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ बडिंग जो यीस्ट करता है. हाइड्रा और यीस्ट बडिंग करते हैं. देन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि अगर प्लांट के किसी भी पार्ट से, देखो प्लांट के अंदर
रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट का, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे प्लांट्स की। इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वी कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके अंदर प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर हम एक नया प्लांट बनवा सके तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे उसकी रूट, उसकी स्टेम, आपने मनी प्लांट में देखा होगा, अगर हम मनी प्लांट की स्टेम को कट करके सॉइल में डाल देते हैं तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। तो बेसिकली आलू है, आलू में आईज होती है, अगर आप इसको कुछ दिन तक यूज ना करो, इसमें से व्हाइट व्हाइट कलर की स्टेम निकलने लगती है, इसमें रूट्स आ जाएंगी, स्टेम आ जाएगी, एक नया प्लांट बन जाएगा। जिंजर में भी होगा। दिस इज ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम की जो लीफ पत्ती होती है ना, वो जब जमीन पे गिरती है, उस पत्ती में ना छोटी छोटी बर्ड्स होती है, जब वो जमीन पे गिरती है तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। ऑफसेट, ऑफसेट क्या है? ये एक प्लांट है, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं इसे। इसकी जो स्टेम है वो ऐसे इलोंगेट होती है और फिर उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो बेसिकली प्लांट की लीफ से, प्लांट की स्टेम से, प्लांट की किसी मॉडिफाइड स्टेम से, जैसे कि पोटैटो या जिंजर से, जो उसकी मॉडिफाइड रूट, अगेव, बुलबिल, अनियन, कोई भी चीज प्लांट के किसी पार्ट से अगर एक नया प्लांट बन जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये तो नेचुरल है। एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तीन टाइप्स के हैं। वन इज कटिंग, अनदर इज लेयरिंग एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, आप इसको समझ लो। फर्स्ट इज, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कटिंग को। कटिंग में क्या है कि अगर हम किसी पार्ट को कट करके सॉइल में डाल दें, ये हम कर रहे हैं, नेचुरल नहीं है, ये हम कर रहे हैं। अगर हम इसमें इस प्लांट के किसी पार्ट को कट करके सॉइल में डाल दें तो उससे एक नया प्लांट बन जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही मेथड है। सेकेंड है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, एक छोटे प्लांट्स जो हर्ब श्रब्स होते हैं ना, अगर हम उसकी स्टेम को लेके सॉइल में डाल दें तो आप देखोगे, और उसको ऊपर से कवर कर दें, कुछ टाइम के बाद यू विल ऑब्जर्व कि इसके यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और ये स्टेम। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लेयरिंग, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। ठीक है। एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक प्लांट है जिसकी स्टेम और यू कैन से जिसका फ्रूट, लीव्स बहुत अच्छा है, ऊपर वाला पार्ट अच्छा है, पर जो उसका नीचे वाला पार्ट है ना, विच मीन्स द रूट्स, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कट किया ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे कट किया। और एक दूसरा प्लांट जिसकी रूट्स काफी स्ट्रांग है, उसको भी मैंने इस सेक्शन में कट कर लिया और उन दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया और उसको मैंने रैप कर दिया। इसमें मैंने मेन्योर डाल के एक पॉली बैग लिया जिसके अंदर मैंने मेन्योर, मिट्टी डाल दी, मेन्योर डाल दिया और उसको रैप कर दिया। कुछ दिनों के बाद आप इसको जब खोलोगे ना तो ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे सेल ग्रोथ होगी, सेल्स डिवाइड होंगे और ये दोनों सेक्शंस आपस में जुड़ जाएंगे एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और ये जो प्लांट है उसको एक स्ट्रॉन्ग स्टेम मिल जाएगी। इसमें जो लोअर पार्ट होता है उसे स्टॉक बोलते हैं और जो अपर पार्ट होता है ना उसे स्कायन बोलते हैं। जो स्काई की तरफ है वो स्कायन, जो ग्राउंड की तरफ है वो स्टॉक। सो देयर आर थ्री आर्टिफिशियल मेथड्स, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, जिन मेथड से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स की। नेक्स्ट वी हैव, सो दिस इज बेसिकली asexual reproduction in plants. प्लांट्स के अंदर asexual reproduction ऐसा होता है और उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। किसी प्लांट के पार्ट से जब एक नया प्लांट बना दिया जाए, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देन वी हैव टिश्यू कल्चर। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बेसिकली होता क्या है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक प्लांट, जैसे सपोज कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में ना वायरस ने अटैक कर दिया, वायरस इन्फेक्टेड है, तो हम इसकी एक छोटी सी लेयर, एक छोटी सी टिश्यू ले लेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपने 9th में पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है। तो मैं इसकी रूट या इसकी स्टेम में से एक छोटी सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले लूंगी। वो
बिल्कुल नए बनते हुए सेल्स हैं जिसमें अभी वायरस ने अभी वो अटैक वहां तक पहुंचा नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल नए नए बने हुए सेल्स हैं। तो मैं उसकी वो टिश्यू लेके उस टिश्यू को आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करवाऊंगी, ठीक है, एक आर्टिफिशियल मीडियम में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वो छोटी सी सेगमेंट डालूंगी और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक नया प्लांट बन सकता है। दैट टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, उसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसमें आप एक टर्म देख रहे हो, कैलस। कैलस क्या होता है? कैलस आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस आर्टिफिशियल मीडियम में जब मैं वो टिश्यू को ऐड करूंगी, वो सेल्स डिवाइड करेंगे, तो वो सेल्स डिवाइड करके एक छोटा सा, पहले एक छोटा सा गोला टाइप बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे वो, जिसे हम कैलस बोलते हैं। फिर उस कैलस को मैं एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगी, जिसके अंदर वो सेल्स और ज्यादा डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और मेरा जो सेल है, मेरी जो वो प्लांट है, कैलस है, वो और बड़ा हो जाएगा। फिर एक छोटा सा सेपलिंग बन जाएगा। फिर मैं उसको और नेक्स्ट मीडियम, क्योंकि हर हर फेज में ना उसको अलग टाइप के हॉर्मोन्स चाहिए होंगे ग्रोथ के लिए, तो हम अलग अलग मीडियम में इसलिए डाल रहे हैं ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल पाए और उसको नए अलग टाइप के हॉर्मोन्स भी मिल पाए जो उसको अलग अलग फेजेस में लाइफ के चाहिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। Now the last thing is spore formation. The last asexual mode of reproduction is spore formation. Spore formation होता है ब्रेड मूड में। ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है ना, वो ऐसी दिखती है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो वो ऐसी ही दिखेगी। उसमें एक फिलामेंट होता है और उसके टॉप में ना एक गोला आपको ऐसे दिखेगा जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ना इसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स जो एसेक्सुअल होते हैं। दे आर नॉट गेमीट्स, दे आर स्पोर्स। जब इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम बोल सकते हो, स्पोरेंजिया बोल सकते हो, ये जो स्पोरेंजिया है ये ओपन हो जाते हैं, इसकी वॉल बर्स्ट हो जाती है और ये सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। और जब इन्हें एक फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, लाइक मॉइस्ट कंडीशन, और खाना मिलता है, जैसे कोई चपाती है, ब्रेड है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, कुछ भी जिसको ये खाते हैं, जो इनके लिए खाना है, फूड है, जैसे उसे इन्हें कुछ ऐसा मिलता है, ये स्पोर्स स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और हर एक स्पोर एक नया राइजोपस, एक नया स्पोर, और यू कैन से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इनकी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है एंड दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोरेंजियम इनको प्रोटेक्ट करके रखता है स्पोर्स को, बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती है ये बर्स्ट होते हैं, स्पोर्स निकलते हैं और नया राइजोपस बनना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।